ईरान और इजरायल के बीच का कॉन्फ्लिक्ट दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स और खतरनाक कॉन्फ्लिक्ट्स में से एक है। ये कॉन्फ्लिक्ट न सिर्फ रीजनल स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है, बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर भी गहरा असर डालता है। ये कॉन्फ्लिक्ट हिस्ट्री, आइडियोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स में रूटेड है, जिसको कई दशकों से मिसट्रस्ट और एनिमोसिटी ने और बढ़ावा दिया है। दोनों देशों के बीच की दुश्मनी का असर उनके रीजनल अलायंसेस और इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी पड़ता है। इस करंट सिचुएशन को समझने के लिए हमें पहले इस टुमल्चुअस रिलेशनशिप के हिस्टोरिकल बैकड्रॉप को समझना होगा। यह समझना जरूरी है कि कैसे अलग अलग हिस्टोरिकल इवेंट्स ने इस कॉन्फ्लिक्ट को शेप किया है। इस कॉन्फ्लिक्ट की जड़ रूट्स 1948 में इजराइल के एस्टैब्लिशमेंट तक जाती हैं। जब इजराइल का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, तब से ही मिडिल ईस्ट में टेंशंस बढ़ने लगे थे। ईरान, जिसके रूलर अस्टाइम शादे ने इनिशियली इजराइल को रिकॉग्नाइज किया था। ये एक सरप्राइजिंग मूव था, क्योंकि उस वक्त बहुत सारे अरब देश इजराइल के एग्जिस्टेंस को अपोज कर रहे थे। हावेवर, ये रिलेशनशिप 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद खराब हो गया। इस्लामिक रेवोल्यूशन ने ईरान के पॉलिटिकल लैंडस्केप को पूरी तरह से बदल दिया। ISIS रेवोल्यूशन ने अयतुल्ला खोमेनी को पावर में ला दिया, जो कि इजराइल की पैलेस्टीनियंस के पार्टी पॉलिसीज के सख्त क्रिटिक थे। खोमेनी के लीडरशिप में ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक हॉस्टिल स्टैंस अपना लिया। खोमेनी इजराइल को एक इलेजिटिमेट स्टेट मानते थे। यह सेंटिमेंट आज भी ईरानियन गवर्नमेंट के स्टैंस में देखा जा सकता है। ईरान के फॉरेन पॉलिसी में इजराइल के प्रति हॉस्टिलिटी एक सेंट्रल एलिमेंट बन गया। उनका कहना था कि इजराइल का क्रिएशन एक वेस्टर्न कॉलोनियल प्रोजेक्ट था, जिसने पैलेस्टीनियन लोगों को उनकी जमीन से बेदखली कर दिया। यह नैरेटिव ईरान के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रेटरिक में प्रोमिनेंट है। इस आइडियोलॉजिकल क्लैश ने कई दशकों तक चलने वाली दुश्मनी की नींव रख दी। यह दुश्मनी सिर्फ पॉलिटिकल लेवल तक सीमित नहीं रही, बल्कि दोनों देशों के लोगों के बीच भी मिसट्रस्ट और एनिमोसिटी को जन्म दिया। 1979 में तेहरान में US एम्बेसी पर कब्जा, जहां अमेरिकन डिप्लोमेट्स को 444 दिनों तक होस्टेज रखा गया, ने टेंशंस को और बढ़ा दिया। यह इंसिडेंट ईरान और वेस्ट के बीच की रिलेशंस को भी डीपली इंपैक्ट किया। होस्टेज क्राइसिस ने यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि इजराइल का क्लोजेस्ट एली है, की नजरों में ईरान की इमेज को एक एडवर्सरी के रूप में मजबूत कर दिया। ये इवेंट ईरान और इजराइल के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को और भी कॉम्प्लेक्स और मल्टी डिमेंशनल बना दिया। यह पिवटल इवेंट एक टर्निंग पॉइंट था, जिसने दोनों नेशंस को और दूर कर दिया और फ्यूचर कॉन्फ्रंटेशंस के लिए स्टेज सेट कर दिया। आज भी ये हिस्टोरिकल इवेंट्स ईरान और इजराइल के बीच के रिलेशंस को शेप करते हैं और उनके बीच के टेंशंस को फ्यूल करते हैं। साल 1979 सिर्फ ईरान के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक वाटरशेड मोमेंट था। ईरानियन रेवोल्यूशन एक ऐसा सेस्मिक इवेंट जिसने US बैक्ड शाह को तख्त से उतार दिया और अयतुल्ला खोमेनी को पावर में ला दिया, के प्रोफाउंड जियोपॉलिटिकल रेमिफिकेशंस दे। इसने ईरान और इजराइल के डायनामिक्स को भी हमेशा के लिए बदल दिया। रेवोल्यूशन से पहले इजराइल और ईरान के बीच एक प्रैग्मेटिक, अगर समवट कवर्ट रिलेशनशिप थी। शाह, जिसका फोकस अरब नेशनलिज्म और सोवियत इन्फ्लुएंस को रोकने पर था, इजराइल को रीजन में एक वैल्यूएबल एली के रूप में देखते थे। दोनों कंट्रीज ने सिक्योरिटी मैटर्स पर कोऑपरेट किया और लिमिटेड ट्रेड भी की। हावेवर, इस्लामिक रेवोल्यूशन ने ISIS स्टेटस क्वो को कंप्लीटली बदल दिया। खोमेनी, जिनका ड्राइव उनका रेवोल्यूशनरी जील और एंटी वेस्टर्न आइडियोलॉजी था, ने इजराइल को एक कैंसरस ट्यूमर करार दिया, जिसको खत्म करना जरूरी था। उन्होंने इजराइल से सारे रिश्ते तोड़ दिए, पैलेस्टीनियन ग्रुप्स को सपोर्ट ऑफर की और ईरान को पैलेस्टीनियन कॉज का चैंपियन बना दिया। पॉलिसी में ISIS ड्रामेटिक शिफ्ट ने पूरे रीजन में हलचल मचा दी। इजराइल, जिसको पहले से ही अपने अरब नेबर्स से दुश्मनी का सामना करना पड़ रहा था, को अब तेहरान में एक पावरफुल न्यू एडवर्सरी से भी निपटना था। कई सालों तक चलने वाले टेंशन, प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स और एस्केलेटिंग रेटरिक का स्टेज सेट हो चुका था। 1979 की इवेंट्स ने US ओपन हॉस्टिलिटी की शुरुआत की, जो आज तक दोनों नेशंस के रिलेशनशिप को डिफाइन करती है। ईरान और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट उनके डायरेक्ट इंटरैक्शंस से कहीं बढ़कर है। यह सिर्फ दो देशों के बीच का मामला नहीं है, बल्कि एक व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष का हिस्सा है, जो कई दशकों से चला आ रहा है। इस एनिमोसिटी का एक की फीचर है प्रॉक्सी वॉर्स का यूज, जहां हर साइड रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में अलग अलग फैक्शंस को सपोर्ट करता है ताकि दूसरे को कमजोर कर सके। ये प्रॉक्सी वॉर्स मिडिल ईस्ट के कई हिस्सों में फैले हुए हैं और इनका प्रभाव दूरगामी है। ये प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स, जो अक्सर थर्ड कंट्रीज में लड़े जाते हैं, मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप का एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक बन गए हैं। इन कॉन्फ्लिक्ट्स ने न केवल इन देशों की स्थिरता को प्रभावित किया है, बल्कि वैश्विक राजनीति पर भी गहरा असर डाला है। सबसे सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल्स में से एक है लेबनीज सिविल वॉर, जो 1975 से 1990 तक चला।
इस युद्ध ने लेबनान को बुरी तरह से प्रभावित किया और क्षेत्रीय शक्तियों के लिए एक बैटल ग्राउंड बन गया। ईरान, जो अपनी रेवोल्यूशन को एक्सपोर्ट करना चाहता था और इजरायली इन्फ्लुएंस को कम करना चाहता था, ने लेबनान के एक शिट मिलिटेंट ग्रुप हेजबोला को काफी सपोर्ट दिया। हेजबोला को फाइनेंशियल, मिलिट्री और लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिला, जिससे उसकी ताकत बढ़ी। हेजबोला ईरानियन बैकिंग के साथ एक फॉर्मिडेबल फोर्स बनकर उभरा, जिसने सदर्न लेबनान में इजरायली फोर्सेस और उनके एलाइज को टारगेट किया। इस कॉन्फ्लिक्ट ने लेबनान को एक परपेचुअल वॉर जोन में बदल दिया। सीरियन सिविल वॉर, जो 2011 में शुरू हुआ, ने इस प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट के लिए एक और बैटल ग्राउंड प्रोवाइड किया। इस युद्ध ने सीरिया को बर्बादी के कगार पर ला दिया और लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया। ईरान रशिया के साथ बशार अल असाद की अगुवाई वाली सीरियन गवर्नमेंट का स्टॉन्च सपोर्टर रहा है। इस समर्थन ने असाद रिजीम को सरवाइव करने में मदद की, जबकि ऑपोजिशन फोर्सेस को कमजोर किया। इजराइल सीरिया में ईरान के बढ़ते इन्फ्लुएंस को एक डायरेक्ट थ्रेट मानता है और उसने सीरिया के अंदर इरानियन लिंक्ड एसेट्स और पर्सनल को टारगेट करते हुए कई एयर स्ट्राइक्स किए हैं। इन एयर स्ट्राइक्स ने रीजनल टेंशंस को और बढ़ा दिया है। ये प्रॉक्सी वॉर्स, जो अक्सर वायलेंस, इंस्टेबिलिटी और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से भरे होते हैं, ने ईरान और इजराइल के बीच एनिमोसिटी को और गहरा कर दिया है। इन कॉन्फ्लिक्ट्स ने लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया है और क्षेत्र में स्थिरता को खतरे में डाल दिया है। इन्होंने मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को और कॉम्प्लेक्स बना दिया है, जिससे अलायंसेस और राइवलरीज के उस वेब को सुलझाना मुश्किल हो गया है जो इस कॉन्फ्लिक्ट को फ्यूल करता है। इस इंट्रिकेट वेब ने क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है, जिससे एक स्थायी समाधान खोजना और भी कठिन हो गया है। न्यूक्लियर क्वेश्चन एक खतरनाक खेल। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में कॉम्प्लेक्सिटी और डेंजर का एक और लेयर ऐड करता है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का इशू। यह इशू सिर्फ रीजनल नहीं, बल्कि ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए भी एक बड़ी चैलेंज है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसे तेहरान कंसिस्टेंटली पीसफुल पर्पसेस के लिए होने का दावा करता है, लेकिन इसके पीछे छुपी हुई इंटेंशंस पर हमेशा से शक रहा है। इजराइल और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमेशा डीप सस्पिशन से देखा है। यह सस्पिशन और भी बढ़ जाता है जब ईरान अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को एक्सपैंड करने की कोशिश करता है। इजराइल, जो मिडिल ईस्ट का एकमात्र न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है, अपने अस्तित्व को लेकर हमेशा चिंतित रहा है। न्यूक्लियर कैपेबल ईरान को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। हॉलोकॉस्ट की याद, जो इजराइल के लिए एक पेनफुल हिस्ट्री है, साथ ही ईरानियन लीडर्स द्वारा बार बार दी जाने वाली एनाइलेशन की धमकियों ने इजराइल के अंदर एक और जेनोसाइड के घेरे दर को जन्म दिया है। यह दर सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं, बल्कि इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज को भी डीपली इन्फ्लुएंस करता है। इसी डर ने इजराइल को एक प्रोएक्टिव स्टैंस अपनाने के लिए मजबूर किया है, जिसमें वो अपने आप को हर तरह से सुरक्षित रखने की कोशिश करता है, जिसमें कोवर्ट ऑपरेशंस, सैबोटेज और यहां तक कि मिलिट्री एक्शन की धमकी भी शामिल है, ताकि ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस को रोका जा सके। इजराइल के लिए ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है और वो किसी भी हेड तक जा सकता है इसे टैकल करने के लिए। ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या, जो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है, हालांकि आधिकारिक तौर पर इजराइल ने कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन ये वाइड स्प्रेड बिलीफ है कि ये इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम था। ये असैसिनेशंस और कोवर्ट ऑपरेशंस ने रीजन में और भी इंस्टेबिलिटी को जन्म दिया है। 2015 का जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो एक सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक अचीवमेंट माना गया था, जिसे आमतौर पर ईरान न्यूक्लियर डील के रूप में जाना जाता है, ने कुछ वाकिटी के लिए टेंशंस को कम किया, ने इस खतरनाक रास्ते से एक ब्रीफ राहत दी। यह डील एक डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू थी जो रीजन में पीस और स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए की गई थी। यह डील, जिस पर ईरान और वर्ल्ड पावर्स ने बातचीत की थी, ने एक फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश किया था जिसमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर स्ट्रिक्ट लिमिट्स लगाई गई थी। ने सैंक्शंस रिलीफ के बदले में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सख्त लिमिट्स लगा दी थी। यह एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी जो दोनों साइड्स के लिए बेनिफिशियल थी। हालांकि 2018 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इस डील से हटने ने सिचुएशन को और भी कॉम्प्लेक्स बना दिया, और उसके बाद ईरान द्वारा कुछ न्यूक्लियर एक्टिविटीज को फिर से शुरू करने से टेंशंस और भी एस्केलेट हो गए। तनाव फिर से भड़क गया है और रीजन में इंस्टेबिलिटी का दर और बढ़ गया है, और एक रीजनल आर्म्स रेस की आशंका बढ़ गई है। ये आर्म्स रेस सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं, बल्कि ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए भी एक बड़ी चैलेंज है। अक्टूबर 2024, एक नया नुकसान।
ईरान और इजरायल के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव अक्टूबर 2024 में मिसाइल अटैक्स की एक सीरीज के साथ एक खतरनाक नए स्तर पर पहुंच गए। ये अटैक्स, जो इजरायली कंट्रोल टेरिटरी और स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट में एक सिग्निफिकेंट एस्केलेशन को दर्शाते हैं और एक व्यापक रीजनल वॉर की आशंका पैदा करते हैं। अटैक्स की डिटेल्स अभी भी रहस्य में डूबी हुई हैं। जबकि इजरायल ने इन अटैक्स के लिए ईरान और उसके प्रॉक्सीज को जिम्मेदार ठहराया, ईरान ने सीधे तौर पर शामिल होने से इनकार किया। ये अटैक्स, चाहे किसी ने भी किए हों, इस वॉलेटिल रीजन में स्टेटस क्वो की नाजुकता और गलत अनुमान की संभावना को उजागर करते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इन अटैक्स की निंदा की और संयम और तनाव कम करने का आह्वान किया। हालांकि इन अटैक्स ने इतने गहरे हिस्टोरिकल रूट्स और इंट्रेंच्ड पोजीशंस वाले कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने में इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की सीमाओं को भी उजागर किया। अक्टूबर 2024 के अटैक्स ने ईरान और इजरायल के बीच युद्ध के हमेशा बने रहने वाले खतरे की एक कठोर याद दिला दी। उन्होंने इस क्षेत्र में और रक्तपात और अस्थिरता को रोकने के लिए एक डिप्लोमैटिक सॉल्यूशन की तत्काल आवश्यकता को भी रेखांकित किया।